हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं टर्म 2 मॉडल पेपर विषय रसायन शास्त्र सेट क्रमांक 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट है, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, CO अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना लिखिए। ये पहला प्रश्न और इसका उत्तर नीचे की ओर है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP1 होता है। उनके संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्यूमिनियम 13 का देखें तो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3p1, यानी कि वैलेंस शेल पर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 0.1 मोल HCl के लिए pH का मान याद कीजिए। pH इक्वल टू होता है -log H प्लस होता है, मार रख देंगे इस तरह से। pH का मान यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि log 10⁻10 होता है आपका 1, तो यहाँ पर pH हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर होता है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते। Zn गिव्स Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, तो ये क्या है? आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर जो IUPAC नाम पूछा था, तो ये आपका नंबरिंग से बताना होगा किस तरफ से कार्बन चैन यहाँ पर पास पड़ रहा है, कौन सी ग्रुप है। तो इसका पूरा नाम होगा 3-मेथिल 1-पेंट-1-इन होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न, ब्यूट 2 इन के समकक्ष समवाय की संरचना लिखिए, यानी कि सिस संरचना बताना है। सिस स्ट्रक्चर आपको लिखना है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, डेल H एवं डेल U में संबंध को स्थापित करना है। इस तरह से पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार होता है आपका Q इक्वल टू डेल U प्लस W। Q इक्वल टू हो जाएगा डेल U प्लस P डेल V, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है P डेल V। एंथैल्पी के अनुसार Q इक्वल टू होता है आपका डेल H। फिर समीकरण 1 और 2 से डेल H इक्वल टू होगा डेल U प्लस P डेल V। आदर्श गैस समीकरण लगा देंगे। PV इक्वल टू होता है nRT। प्रारंभिक स्थिति पर आपको मान निकालना है, फिर अंतिम स्थिति पर फिर मान को घटाने पर इस तरह से आपका संबंध स्थापित होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न, NH3 NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है? कारण बताना है, तो यहाँ से आप कारण देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 10वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आर्निहस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर प्रोटॉन आयन मुक्त करते। क्षारक वे पदार्थ होते जो जल में घुलकर OH- आयन मुक्त करते हैं। निम्न को आपको व्याख्या करना है। PbX2 PbX4 से अधिक अम्लीय है, इसके बारे में आपको लिखना है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है। PbX2 जिसमें Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, PbX4 की तुलना में अधिक स्थिर है जिसमें Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। कार्बन श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन का गुण प्रदर्शित करता है, परंतु लेड नहीं। तो श्रृंखलन के गुण तत्व की बंध की क्षमता पर निर्भर करता है, जो तत्व के आकार पर निर्भर करती है। चूंकि कार्बन का परमाणु आकार लेड की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए कार्बन बंध की क्षमता लेड बंध की तुलना में बहुत अधिक होती है। लेड बंध की तुलना में स्थायी कार्बन के कारण कार्बन में लेड की तुलना में श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। उसके बाद ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको किसका निकालना है? मैग्नीज का, Mn का निकालना है। तो Mn का क्या होगा?
पोटेशियम का होता है 1 + 1, ऑक्सीजन का होता है -2। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि Mn की ऑक्सीकरण अवस्था होगा +7। यहाँ पर किसका निकालना है, H2O7 का निकालना है, यानी कि सल्फर का यहाँ पर निकालना है। तो ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। H2O2 का निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मान निकल जाएगा। कोई भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए। उसके बाद आपका किसी यौगिक के एरोमेटिक होने की आवश्यक शर्तें होती है। वलय के सभी परमाणु एक ही तल में होना चाहिए, अणु असंतृप्त और संयुग्मी होना चाहिए, वलय में पाई इलेक्ट्रॉन पूर्ण विस्थापनीकृत होना चाहिए, 2 समीप वाले कार्बन परमाणुओं के बीच बंध का बंध क्रम 1 या 2 के मध्य होना चाहिए। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन को आपको परिभाषित करना है। क्या होता है संकरण, तो परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षकों का आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनः वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षक बनने की प्रवृत्ति को संकरण कहते हैं। एथेन में आपका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आपका सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था पर इसका विन्यास लिखकर इस चित्र को आप बना देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों को बेंजीन में परिवर्तित कीजिए। एथाइन कैसे परिवर्तित होगा, जब एसिटिलीन को लाल गर्म ट्यूब, लोहे की ट्यूब में 873 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त हो। एसिटिलीन को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, आपका बेंजीन का निर्माण होता है। उसके बाद आपका हेक्सेन क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में पायरोलाइसिस से अभिक्रिया करता है और उच्च तापमान और दबाव पर यह बेंजीन देता है। हेक्सेन का क्रिया यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक होता है और इससे बेंजीन का निर्माण होता है। उसके बाद आपका फिनॉल को गर्म किया जाता है तो फेनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन Zn जिंक से एक इलेक्ट्रॉन और H+ मूलक बना लेता है। इस तरह से जिंक और डस्ट की उपस्थिति में जो फिनॉल होता है तो ये क्या बना लेता है, बेंजीन का निर्माण करता है। उसके बाद आपका अगला, अपरूपता किसे कहते हैं, जिस गुण के कारण तत्व के विभिन्न रूपों में पाया जाता है उसे अपरूपता कहते हैं। विभिन्न रूपों के तत्व के अपरूप कहलाते हैं। गुणधर्म आप समझा सकते हैं, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के 2 अपरूप है और इस पर अंतर स्पष्ट इस तरह से कर सकते हैं। इसका चित्र यानी कि संरचना आप जरूर बताएंगे। ग्रेफाइट की संरचना और हीरे की संरचना। विद्युत की चालकता की बात करें तो हीरा कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। आपका हीरे में कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जोड़कर एक त्रिविमीय दृढ़ संरचना बनाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु उसी तल में अपने निकटतम 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बना लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विस्पर VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणुओं की आकृति बनाना है, यानी कि BeCl2 बेरियम क्लोराइड इसका होता है आपका रेखीय स्ट्रक्चर, लिनियर स्ट्रक्चर होता है। B बोरॉन ट्राइक्लोराइड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका जो आकार होता है त्रिकोणीय समतल होता है। ऐसा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का की बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चतुष्फलकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है सिलिकॉन। H2S का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोणीय स्ट्रक्चर बनता है इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है SF6 का ऑक्टाहेड्रल होता है आपका, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति केल्विन होता है। यहाँ पर CV इक्वल टू क्या होता है, तो डेल V इक्वल टू CV डेल T इक्वल टू QV। इस तरह से ये समझ सकते हैं आसानी से, और ये डेरिवेशन आसान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद कर लेंगे। उसके बाद 19 क्वेश्चन, ली सातेलिए का नियम क्या होता है,
उसके बारे में लिखना है। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्यावस्था पर साम्य को प्रभावित करने वाले कारक ताप दाब सांद्रता को परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सकता है। तो यहाँ से इसका उदाहरण, फिर इसका दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव और सांद्रण का प्रभाव थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ से पूरा उत्तर देख सकते हैं और इसका PDF टेलीग्राम पर अपडेट है तो जाकर इसे डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।